इन्वेस्टमेंट में ना सिर्फ जंप नहीं करना चाहिए स्ट्रेट अवे, कुछ लवाजिमात पूरी करनी चाहिए, ठीक है। यानी ये ना हो कि मतलब आप ये 50,000 रुपए जेब में आ गए तो जी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ। प्री रिक्विजिट्स, जिस तरह से हमारे यहाँ हमारे जो फील्ड है उसके अंदर भी हम कहते होते हैं कि यार प्री रिक्विजिट्स को आपको फुलफिल करना चाहिए। इस तरीके से ना इन्वेस्टमेंट्स की भी कुछ आप उसको बिलीव करते हैं नहीं करते, इंश्योरेंस को आप हलाल समझते हैं नहीं समझते, उसको तकाफुल कह दे हलाल हो जाएगा फिर कर ले, बट सम हाउ सेफ्टी आपकी होनी चाहिए। मैंने इसलिए इंश्योरेंस और सम सेफ्टी मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए। यानी आप ये नहीं है कि आपके पास पहले 1 लाख रुपए आ गया और 1 लाख रुपए लगा दिया और स्टॉक एक्सचेंज में कोई खुदा ना खास्ता किसी भी एक प्रेसिडेंट को जो है दिमाग खराब हो गया, उसने एक मुल्क के ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद आप, क्योंकि यू नेवर प्रेडिक्ट, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द नेक्स्ट मूव टेकन बाय एनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पावर्स और भी सारा कुछ। सो कुछ ना कुछ आपके पास सेफ्टी होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप अपने पास ना सारा कैश भी ना वो करे खत्म। यानी एक तो कहा जाता है कि जो आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसे लगा दिए ना उसके अंदर भी आपके पास कुछ थोड़ा कैश रिजर्व होना चाहिए, और उसकी भी रीजन। लेकिन अगर अपने पास भी कोई 10-15 लाख रुपए है ना, तो उसमें से भी कोई 2-3 लाख रुपए अपने पास रखे कैश में, वो आप करंट अकाउंट में रखे या करंट अकाउंट की तरह की किसी अकाउंट में रखे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखे या इवन घर में भी रखे, लेकिन उसको रखे जरूर। ये रिजर्व्स आपके पास होने चाहिए। सारे पैसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाने चाहिए। मैं इसको हाईली लिक्विड समझता हूं, बहुत हाईली लिक्विड समझता हूं आजकल। उसकी वजह यह है कि आजकल तो आप 1 क्लिक के ऊपर आप अपने स्टॉक्स को सेल कर दें, बट सिर्फ मसला मैंने आपको बताया कि वो आपको जो है जब आप फोर्सफुली सेल करते हैं ना फिर मसला हो जाता है। मतलब अगर मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर यानी 1 महीने या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद कोई 6 लाख 4 लाख रुपए की एक पेमेंट करनी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने किसी बच्चों की फी देनी है, मैंने किसी तरह से भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, जो मेरी कोई एक इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू है जो कि मैंने करनी है, लेकिन और मेरे पास उसकी जो है 4-5 दिन है या 10 दिन है, और मैं कहता हूँ नहीं ऐसे 4 लाख रुपए अभी वैसे प्लस मेरे पास फ्री में पड़े हुए ना, तो ये 6 दिन के लिए मैं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। आपने इन्वेस्ट तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाए, आपको कोई 1-2 दिन के अंदर, ये जो 5-6 दिन है उसके अंदर आपको कोई 2% रिटर्न मिल जाए। अब आप कहेंगे 2% तो बहुत कम है, मैं कह रहा हूँ 3-4 दिन में 2% रिटर्न बहुत है, ठीक है। लेकिन अगर इकोनॉमी ने डाउन टर्न लिया, इस दौरान मैंने अगर किसी प्रेसिडेंट का दिमाग खराब हो गया, किसी ने किसी हमला कर दिया, कोई मसला मसाइल हो गए, कोई न्यूज उस कंपनी में जिसमें आपने लगाया उनकी कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो आपकी नीचे आ गई, अब आप वो जो पेमेंट करनी थी वो पेमेंट अब आपको मजबूरी में सेल करने, बिकॉज आपको पेमेंट करनी है। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आपके पास कैश है, कैश इक्विवेलेंट के कुछ रिजर्व्स पड़े होंगे। कैश रिजर्व्स की ना 3 हम उसको कहते हैं कि किस लिए, एक ट्रांजैक्शनल मोटिव्स होते हैं, यानी डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए ना हमारे पास कुछ ना कुछ कैश पड़ा होना चाहिए। एक को हम कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव्स, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ सकती है, अचानक कोई जरूरत पड़ सकती है, कोई हॉस्पिटल जा सकता है, सो प्रिकॉशंस का जो है ना हमने थोड़ा ख्याल रखना है कि ये मेरी गाड़ी जो है वो खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए और मुझे उसको लेके जाना हुआ, मुझे उसके टायर चेंज करने होंगे, फलां करना होगा, प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ कैश रखना चाहिए। और तीसरा जो है ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको हम कहते हैं स्पेकुलेटिव, कि कभी कभार ना इस एंटिसिपेशन में क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी फिर आप कहेंगे अल्लाह मेरे पास कैश नहीं है वरना खरीद लेता। क्लियर? सो स्पेकुलेशंस की कभी कभार कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वजह से हाथ से ना निकल जाएगी, आपके पास इस वक्त आप कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो कुछ ना कुछ कैश आपके पास होना चाहिए। जनरली स्पीकिंग वो ये मैंने वो कहा ना कि इन्वेस्टमेंट जो है कि प्री रिक्विजिट्स को फुल, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपके पास ना कोई 4 से 6 महीने के ना एक्सपेंसेस मीट करने की कोई ना कोई आपके पास रिजर्व्स वन वे और दी अदर पड़े हो, ठीक है। जरूरी है कि वो हार्ड कैश में पड़े हो, वो कैश इक्विवेलेंट में पड़े हो। कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि आप कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट में किया हो कि जिसको आप आसानी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू की लॉस होने की कोई ज्यादा वो चांसेस ना हो। यानी मतलब वो मतलब आप फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स है ना, ट्रेजरी बिल्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्टॉक्स में एक हफ्ते में किसी कंपनी के एक स्टॉक में 10 से 15% का ड्रॉप आ सकता है, इंक्रीज भी आ सकता है। ट्रेजरी बिल्स में कोई ज्यादा चांस नहीं है क्योंकि उसकी जो गारंटीड किस्म की पेमेंट्स है उसमें बहुत भी बड़ी चीज हो जाए तो उनकी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो इसलिए ये आपका होना चाहिए। आप अपने लाइफ साइकिल को ना जरूर आइडेंटिफाई कर लें कि आप किस जगह पे हैं, आपकी नीड्स जो है वो वेरी करेगी अगर आप कौन से फेज पे खड़े हैं। इसको हम कहते होते हैं कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल है। इससे मैं पहले कहता हूँ, अब आप कहेंगे सर ये 0 से तो शुरू नहीं हुआ, ये तो तकरीबन कोई 20 से शुरू हो रहा है ना, मतलब आगे चल के 75 साल तक जा रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ उससे पहले आपके पल्ले कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। सो आपकी इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल है, मैंने आपकी ह्यूमन लाइफ साइकिल को नहीं किया हुआ। सो हाँ 10 नहीं बाहर वालों का भी कर ले, उन्होंने उसको लगाया भी नहीं, उसमें जगह छोड़ी हुई है कि आपकी मर्जी आप जहां से भी शुरू कर ले। बट जनरली स्पीकिंग आप अगर एक्यूमुलेशन फेज में है ना, जिसको हम कहते हैं पहले वाले को हम कहते हैं कि आप एक्यूमुलेशन फेज में। एक्यूमुलेशन फेज का मतलब ये है कि अभी आप यंग है, सो आपका हॉरिजन बड़ा लॉन्ग है, मतलब यू मे नॉट बी थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट 2 years 5 years 3 years 10 years, यू मे बी थिंकिंग अबाउट, अगर आप 15 साल के हैं 20 साल के हैं तो आप कहेंगे ना आप प्लॉट खरीद लो अभी, जब फिर होगी ना मतलब 35 साल, तो इसका मतलब है कि आप अगले तकरीबन 15 साल का 20 साल का सोच रहे हैं। सो यू कैन टेक हाई रिस्क। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स जो है ना कोई बहुत ज्यादा नहीं होंगे, अगर बच्चे शच्चे और वो वाली चीजें जो है ना उसके मतलब अभी आप नहीं सोच रहे, अगर आप सोच रहे हैं ना वो बहुत दूर है, लॉन्ग टर्म के आपके गोल्स हैं।
दूसरे को हम फिर कहते हैं कंसोलिडेशन फेज। ये जब आप 35-40 तक चले जाते हैं ना, ये 45 तक, इस एज के अंदर ना आप थोड़े से संभलना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं आप उतना रिस्क नहीं लेना। अभी जवानी वाले जो है ना चलाएंगे लगाना, अब वो नहीं है, स्टेबलाइज होना है। अभी आपके हो सकते हैं बच्चे जो है वो स्कूल कॉलेज गोइंग हो, कुछ अब 2-4 बच्चे हैं, अगर उनको ख्याल रखना है तो अब आप उतना रिस्क नहीं लेते, बट स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट कि 60 में रिटायर होना है, 65 में रिटायर होना है, तो अभी भी आप लॉन्ग टर्म है, सो यू कैन टेक सम रिस्क बट नॉट एज मच रिस्क एज यू कुड हैव टेकन एट द एज ऑफ एक्यूमुलेशन फेज ना। फिर हमारे पास क्या जाता है, हम उसको कहते हैं स्पेंडिंग फेज। स्पेंडिंग फेज ये हो जाता है कि व्हेन यू गेट रिटायर्ड फ्रॉम योर रेगुलर जॉब। सो अब यानी यहां तक क्या होता है कि आपकी जो है ना सैलरी बढ़ती जाती है ना ओवर टाइम, लेकिन जिस दिन आप रिटायर हो जाएंगे इसका मतलब है आपकी सैलरी रुक गई है। अब आपने जो जमा किया है ना उसमें से आप आहिस्ता आहिस्ता खर्च करना शुरू करेंगे, तो स्पेंडिंग फेज जाता है। और फिर एक बड़ा खूबसूरत सा फेज जाता है, उसको हम कहते हैं गिफ्टिंग फेज। जब बिल्कुल ही आखिरी सालों में होते हैं ना, तो फिर आप लोगों को गिफ्ट चैरिटी भी देना शुरू कर देते हैं कि अच्छा जी इसके नाम, ये उसके नाम। मैं ऐसे मजाक में लोगों से कहता हूँ, बच्चों को पढ़ाते हुए भी ये कहता होता हूँ, वो ये जो रेड वाली लाइन, रेड लाइन है, उस रेड लाइन को ना अपने आखिरी उम्र तक 0 तना आ रहे थे, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस टाइम तक फिर कहते हैं ये हमारे घर रहेगा, ये हमारे घर रहेगी, ठीक है। और अगर आपके वहां से 0 हुआ हो ना, तो फिर कहे ये आप ले जाए, ये आप ले जाए। तो कोशिश करें कि जी ये उस बच्चे के नाम होगा, ये वाला आखिरी वाला घर, जिनके घर में मेरा तो मुझे पता है ये रियलिटी है। तो मैं कह रहा हूँ ये 0 पे ना लेके जाएं। हाँ, और हमारे यहाँ ये नहीं है, तो मैं सिर्फ इन लोगों से कहता हूँ कि ये थोड़ा सा रखे। चले जी, अब ये है कि सो वी आर इन दी कंसोलिडेशन फेज। वी आर समवेयर बिटवीन लाइक 35 प्लस टू 50 की जो एज है ना, इसको हम ये कहते हैं 45-50 हैं ना। करे डॉक्टर साहब, सो गिफ्टिंग से नहीं है, अभी आप स्पेंडिंग वाली फेज में भी नहीं है माशाल्लाह। वो तो स्पेंडिंग भी हम उनको कहते हैं कि जिनकी जो है इनकम रुक जाती है। माशाल्लाह यू आर स्टिल you are getting some salary, so you are not even in the spending phase, clear? You are also in the consolidation phase.